नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शिखर सम्मेलन का ये मंच आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सजा हुआ है, जहां एक के बाद एक खास मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। और अब मेरे साथ जो खास मेहमान इस समय इस मंच पर मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के सियासी परिवारों में जो सबसे रसूखदार परिवार जिसकी गिनती होती है मुलायम सिंह यादव का परिवार, उसी यादव परिवार की छोटी बहू के तौर पर इनकी पहचान है। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अपर्णा यादव जी का। फिलहाल उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद भी मिल गया है अपर्णा जी को, बहुत बधाई आपको। लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि टू लिटिल टू लेट, ये आपका सियासी सफर ऐसा क्यों नजर आता है? मैं कहूंगी इस पे वन स्टेप एंड अ जायंट लीप। वन स्टेप एंड अ जायंट लीप, वो जायंट लीप तो नजर नहीं आ रही है। वो तो सरकार और जो है हमारी पार्टी डिसाइड करती है, बट हमें हमेशा यही सिखाया जाता है भारतीय जनता पार्टी में कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें अपना काम कोई भी मिले, एनी वर्क विच वी गेट, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ हम करें। और हमारे लिए हर कार्यकर्ता भी इम्पोर्टेंट है। आप देखते होंगे कि इस पार्टी में जो कुछ भी नहीं था वो एक समय पे मुख्यमंत्री बन जाता है, वो एक समय पे प्रधानमंत्री बन जाता है, बट दे हैव वर्कड अ लॉट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है हमारी पार्टी में एंड आई रिस्पेक्ट द पार्टीज डिसीजन। लेकिन आप जिस सियासी परिवार से आ रही थी, वहां का कल्चर और ये बीजेपी का कल्चर, बीजेपी को बहुत मशक्कत करनी पड़ी आपको ये समझाने में, क्योंकि जब खबर आई कि आपको उपाध्यक्ष का पद दिया गया है तो साथ ही साथ सुर्खियां बनने लगी। साहब अपर्णा यादव तो नाराज हो गई हैं। आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और उनसे आश्वासन, क्या आश्वासन मिला? पूरी कहानी क्या रही? मैं समझती हूँ कि जो भी आप जहां भी रहते हैं, तो पार्टी, जब आप एक बड़े पार्टी में जाते हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी में जाते हैं, उसका वर्क कल्चर, उसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बहुत फर्क होता है। एंड भारतीय जनता पार्टी में मुझे ऐसा नहीं लगा कभी कि मैं अपना कोई परिवार छोड़ करके ही आई हूँ। मुझे लगा मेरा परिवार और बड़ा हो गया है। तो मेरे घर में जैसे मुझे समझाया गया, उसी तरह से मुझे यहाँ पार्टी में भी बातें कहीं गई समझाया गया। और जो है नाराजगी किस बात की थी? मतलब कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। आपने पद काफी देर से ज्वाइन किया अपना जिम्मेदारी। भाई मैं समझती हूँ कि हर व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ देख समझ करके ही कहीं ज्वाइन करता है। तो मैं भी इवैल्यूएट कर रही थी उसे, एंड आई थिंक थैंक्स टू द चौथा स्तंभ ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट स्तंभ है। आप लोग हमेशा, मुझे लगता है अपर्णा यादव को हमेशा लोगों के बीच में रखते हैं उसकी बात को। तो मैं समझती हूँ कि मैं जो भी करती हूँ लोगों के लिए करती हूँ। और मैंने अभी भी जो ये निर्णय लिया कि मैं महिला आयोग का यह पद ज्वाइन करके सेवा कर सकूं, महिलाओं के जीवन में कुछ अच्छा कर सकूं, ये मेरा निर्णय था। और मुझे लगता है इसी के लिए पार्टी ने भी मुझे कहा, तो पार्टी का जो भी आदेश है अब वो शिरोधार्य है, मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन परिवार बड़ी मजबूती के साथ आपके साथ आकर खड़ा हो गया उन दिनों में। अखिलेश यादव तक ने ट्वीट कर दिया था, एक्स पर पोस्ट कर दिया उन्होंने भी। परिवार हमेशा एक होता है। हम लोग सभी लोग यहाँ पे भारत के हैं, और परिवार में कभी भी किसी प्रकार की, इस प्रकार की पॉलिटिक्स को लेकर के कभी किसी तरीके की खटास नहीं रही। पर अच्छा लगा जेठ जी इस तरीके से खुलकर आए आपके समर्थन में। अखिलेश भैया का आशीर्वाद मुझे समय समय पर मिलता रहा है, मैं समझती हूँ आगे भी मिलता रहेगा। और जो है ठीक है, मैं एक विचारधारा के लिए, राष्ट्रवादिता के लिए, अपना नेशंस फर्स्ट के लिए मैं आई हूँ भारतीय जनता पार्टी में। एंड ये हम लोगों ने बहुत शायद पहले डिसाइड कर लिया था। जब मैं पार्टी छोड़ करके गई थी तो मुझे नेताजी ने ही बोला था कि एक बार आप अपना निर्णय ले लेंगे, फिर इस पे जो है अटल रहना। तो जो है अब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ और परिवार अपनी जगह है। परिवार अपनी जगह है। परिवार से मेल मिलाप होता है? बिल्कुल। त्योहारों में मिलना होता है? बिल्कुल। बात क्या होती है? मतलब भारतीय जनता पार्टी आपका बड़ा परिवार, वो कभी तो ऑब्वियसली ये बात तो होगी कि भाई परिवार है यहाँ से। नहीं, ऑब्वियसली ये बात तो होती है। कई बड़े लोग परिवार में पूछते हैं भाई पार्टी छोड़ करके क्यों चली गई। पुराने जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी जानते थे, वो भी पूछते हैं। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि संवाद देखिए बने रहना चाहिए। भारतीय संस्कृति परंपरा यही कहती है कि संवाद कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। और आज इसीलिए हम लोग शायद सब यहाँ पर शिखर सम्मेलन में हैं कि हम संवाद जारी रखें। बिल्कुल बिल्कुल, संवाद करने के लिए मुझे बताइए, ससुराली परिवार जो है आपका, यादव परिवार, वहां पे सबसे ज्यादा
क्या छोटे ससुर शिवपाल यादव के साथ छनती है क्या? क्योंकि जब भी अपर्णा यादव की नाराजगी की खबरें आती हैं तो हमें यह पता चलता है कि साहब शिवपाल यादव के संपर्क में आ गई हैं अपर्णा यादव। ऐसा देखिए कुछ भी बात नहीं है। चाचा बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं हमारे, और जो है हमेशा उन्होंने बहुत ही खुल करके बोला है, अपनी बात रखी है। मैं उनका आदर करती हूँ और समय समय पर वो बात करते रहते हैं मुझसे। ऐसी कोई उनसे कुछ सियासी मार्गदर्शन लेती हैं, नसीहत कुछ देते हैं वो आपको? ऐसी जब वो बात करेंगे तो हम कहेंगे या मतलब उनसे चर्चा होती है। अभी तो ऐसे कोई बात मतलब सियासी हम लोग नहीं करते। हम लोग घर की बात करते हैं, बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। ना, लेकिन संपर्क में आने की खबरें तो तब आती है ना जब बीजेपी से आपकी नाराजगी की खबरें होती हैं। तभी आप लोग चला देते हैं। बीजेपी में नाराजगी, अपर्णा यादव नाराज हो गई और शिवपाल यादव के संपर्क आप लोग चला देते हैं और कुछ सूत्र बता देते हैं। आई डोंट नो। नहीं तो वो सूत्र हमें ये नहीं बता पाते कि अपर्णा यादव ने कभी शिवपाल यादव से कहा हो कि आइए चाचा जी आप भी बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए राष्ट्र की सेवा के लिए। ऐसा कभी कोई मौका आया? मैं तो सबसे कहूंगी कि बीजेपी जो भी ज्वाइन कर सकता है राष्ट्र सेवा के लिए जरूर करे। वो चाहे चाचा हो चाहे कोई भी हो, मैं जरूर कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र के लिए सोचता है वो जरूर ज्वाइन करे। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि अविश्वास का शिकार यादव परिवार से आप हैं, इसलिए बीजेपी के ही कुछ नेता आप पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं और इसी की कहीं ना कहीं सजा आपको भुगतनी पड़ रही है। जो आप डिजर्व करती हैं वो नहीं मिल रहा है। देखिए अविश्वास की बात नहीं है। बात यह है कि कई तरीके के, देखिए एक चीज को देखने के कई डायमेंशंस हो सकते हैं। तो ठीक है, अभी अगर हमें ये चीज मिला है, हमें इस पे काम करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये छोटी चीज है। ये एक आयोग है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और मैं समझती हूँ कि सूझबूझ के साथ महिलाओं की जो बेसिक दिक्कतें हैं, आज भी अगर जो मैं देखूं तो मैं समझती हूँ कि दिक्कतें वही हैं कि आपसी विवाद हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, जमीन को लेकर के झगड़ा हो रहा है, उसमें माँ बहन या किसी महिला को घर की फंसा दिया, कोई बुढ़िया माता है, कोई किसी की सास है, उसको फंसा दिया, उसका अंगूठा लगवा दिया। उस तरीके के मैटर्स हमारे पास आयोग में आते हैं। तो मैं समझती हूँ समाज की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे अगर पार्टी ने यहाँ पर भेजा है तो मुझे लगता है कि समझदारी के साथ ही भेजा होगा कि भाई ठीक है अपर्णा यहाँ पर जो है कुछ अच्छा बेहतर कर सकेंगे, लोगों की समस्याएं सुनती। और इस फील्ड में मैंने काम किया है, ऐसा नहीं है कि दिस इज अ न्यू थिंग फॉर मी। इसलिए नहीं क्योंकि मैं महिला हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने खुद भी नॉन प्रॉफिटेबली भी मैंने इस पे काम किया है। लेकिन अपर्णा यादव मन क्यों नहीं बना पाई है? अपर्णा यादव में राजनीति में एक दुविधा क्यों नजर आती है? जब आपने विचारधारा के लिए बीजेपी ज्वाइन कर ली तो फिर पार्टी जो भी दायित्व दे, अगर पार्टी कहती है साहब मैनपुरी से चुनाव लड़ लो, तो अपर्णा यादव को क्यों मीडिया के सामने आकर कहना पड़ता है नहीं मैं अपनी भाभी के सामने चुनाव नहीं लड़ूंगी? क्योंकि देखिए मेरी बड़ी हैं वो, और जो है कुछ चीजें मुझे लगता है राजनीति में भी ग्रेस होना चाहिए। राजनीति इसका संधि विच्छेद करें तो राज करने की भी एक नीति होनी चाहिए जिसमें अपने परिवार को, मुझे लगता है कि उनके डायरेक्ट सामने आने का कोई वो नहीं है। वो बड़ी भी है मुझसे एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर एंड माय फैमिली अदरवाइज ऑल्सो। बट मेरे को पार्टी ने भी कभी नहीं कहा कि मैनपुरी पे आप जाइए या आप जो है ऑन एंड ऑफ जो है वहां पर लड़ लीजिए। तो मतलब आपको चुनाव लड़ने का कभी ऑफर ही नहीं मिला पार्टी से? नहीं मिला है, पर मेरे को कोई उन्होंने डायरेक्ट, मैं तो कई जगह गई, कैंपेन के लिए भी गई। नहीं, चुनाव लड़ने का ऑफर कहाँ से मिला? आप कह रही है मिला है? नहीं, चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी जगह ऑप्शंस, देखिए वो सब तो देखिए पार्टी डिस्कशन जब होता है तो हम लोग उसको मंच पे यहाँ पे सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते हैं, पर डेफिनेटली जो है सार्वजनिक रूप से आपने मैनपुरी का जिक्र किया। हाँ, क्योंकि आपने पूछा तो मुझे करना पड़ा। नहीं, उससे पहले भी, मतलब मुझे याद है आपके बयान। मैनपुरी के लिए तब भी मुझसे पत्रकार लोगों ने पूछा था, भाई बहनों ने पूछा था कि भाई आप मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। क्योंकि मैंने अपनी पार्टी से बात कर ली थी इस विषय पर, तो मैं अपनी बात बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली, बहुत साफ सुथरी तरीके से रखती हूँ, चाहे पब्लिक के सामने आपके माध्यम से, चाहे अपनी पार्टी के माध्यम से, क्योंकि जिम्मेदारी बनती है। अगर आप किसी आप ऐसी जगह पे हैं जहां पर आप एक पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम कम से कम अपनी बात साफ सुथरी तरीके से रख सकें। तो उसमें मुझे क्लियर स्टैंड था कि मैं मैनपुरी उस समय नहीं जाऊंगी। उस समय मैं बहुत ही अफसोस में भी थी क्योंकि नेताजी का देहांत हुआ था, बहुत गमी थी
और आज तक मतलब मुझे लगता है आज धनतेरस का दिन है, मैं आज भी उन दोनों लोगों को, अपने माता पिता को यानी सास ससुर को याद करती हूँ कि किस तरह से उत्सव की भांति पूरा घर इकट्ठा होता था, कैसे सब लोग रहते थे और कितने लोग आते थे मिलने के लिए, कितने अनुभव मिलते थे उनसे सीखने के लिए, और ये सब बातें हैं। लेकिन फिर भी नेताजी की विचारधारा वो आपको अच्छी नहीं लगी? नेताजी की विचारधारा से अलग ने हटकर आपने हमेशा, बीजेपी की विचारधारा मैं आपको अपनाई। बता रही हूँ, मैं सार्वजनिक मंच पे कहना चाहती हूँ, आदरणीय नेताजी ने सार्वजनिक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी, ये आप लोगों के पास है। और दूसरी बात, राजनीति का शिष्टाचार है ना? बात उन्होंने नहीं, कोई समाजवादी पार्टी का शिष्टाचार प्रमुख नहीं, खुद उन्होंने बीजेपी थोड़ी ज्वाइन कर लिया। हमेशा नहीं, उन्होंने हमेशा कहा, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था उस उम्र के पड़ाव पर, वो शायद नहीं कर सकते थे। हो सकता है कि वो अगर रहते तो आगे चल करके कहते कि कहीं सपा शायद विलय कर रही होती, पर ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। आप कह रही हैं कि अगर नेताजी जिंदा होते तो हो सकता है वो समाजवादी पार्टी का विलय बीजेपी में कर देते। संभावनाओं का जो है यह पूरा क्षेत्र है, कुछ भी संभावित हो सकता है। पर मैं दूसरी बार और कहना चाहती हूँ, नेताजी ने कभी भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन कभी नहीं किया। यहाँ बैठे जितने लोग हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको खुद पता है, कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी ने कभी एका नहीं किया। और लगातार जब जब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का हाथ थामा है, उसको नुकसान ही हुआ है, क्योंकि कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है। आज मैं कहती हूँ, 24 लोकसभा चुनाव में जबरदस्त फायदा हो गया। हमें नेताजी नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी को कोई ऐसा फायदा नहीं। सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर तो देखिए उत्तर प्रदेश में, और आप बताइए बीजेपी के बाद और दूसरी पार्टी अभी कौन है फाइट में? नहीं तो बीजेपी को कहाँ धकेल दिया? बसपा का तो अस्तित्व खत्म हो गया, समाजवादी पार्टी अब वो रिफर्शत कर नहीं। तो आप ये समझिए ना कि इस समय जब बीजेपी के पास एक ऐसी चीजें थी, आपका सेकेंड उस पे चुनाव हो रहा था, ये टर्म का असेंबली पोल्स की बात बता रही हूँ मैं, जब ये पार्लियामेंट सॉरी, तो उस समय द मोस्ट पार्टी जो कंटेंडर उसमें थी वो सपा थी। कांग्रेस ने तो सिर्फ एक समर्थन कर दिया। अभी देखिए ना, हर जगह कहीं ना कहीं बातें आ रही हैं कि सपा को समर्थन नहीं किया कांग्रेस, यहाँ पर चलिए चुपचाप से समर्थन कर दे रही है क्योंकि उनको सो कॉल्ड इंडी गठबंधन में रहना है। तो मगर नेताजी कभी नहीं चाहते थे। जहां तक आप नेताजी के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि नेताजी मेरे ससुर होने के साथ साथ मेरे राजनीतिक गुरु के रूप में भी मैंने उनको माना। नेताजी ने साफ साफ कहा कि समाजवादी पार्टी कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जानी चाहिए। ये पुराने सपाइयों को भी पता है, जितने पुराने सपा के लोग होंगे उनको ये साफ तौर से पता है कि ही नेवर वांटेड सपा टू गो विद कांग्रेस। अखिलेश यादव आए थे कुछ देर पहले इस मंच पर जी, और कह रहे थे कि साहब पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, उनसे कभी आप रूबरू होइएगा, अकेले पूछिएगा, हो सकता है वो मंच पे ना बोलना चाहते हो, वो भी बताएंगे। कभी नहीं नेताजी कभी, और इतिहास गवाह है, आप देख लीजिए ना कितने चांसेस मिले नेताजी को कांग्रेस के साथ विलय करने के लिए, कभी किया? नेवर। क्योंकि वो जानते थे कि कांग्रेस देश हित में नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री की वो इसलिए तारीफ करते थे क्योंकि वो हर काम देश के लिए करते थे। आपको याद होगा, आपके पास ने अभी देश हित की बात की, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी, अभी अखिलेश यादव आए थे तो वो कहकर गए कि सबसे खराब नफरती बयान पूरे राजनीति के जो इतिहास में हो सकता है, आपकी पार्टी जो अभी दिया है उन्होंने, बटेंगे तो कटेंगे, वो इसको कहकर गए। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? आप, मैं समझती हूँ, देखिए ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी का बयान है और मैं बिल्कुल सच बात कह रही हूँ। कांग्रेस पार्टी की सरकार आई जम्मू कश्मीर में, वहां फिर से आतंकवाद जो है फैलने लगा, वहां पे फिर से जो है चाहे धमाके हो चाहे पत्थरबाजी हो, वो सब शुरू हो चुकी है। इसका क्या होगा? राज्य का दर्जा भी नहीं मिला जम्मू कश्मीर को, इसका अभी तो वहां पर कानून व्यवस्था सब एलजी के हाथ में है। मैं सच बता रही हूँ, मगर अभी भी जब बन गई है तो इससे तो भाई जो वहां पर ऑलरेडी स्लीपिंग सेल्स में बैठे होंगे आतंकवादी, उनको तो बहुत फायदा हो गया होगा। वो लोग सोच रहे होंगे कि भाई अब एक सत्र रात चलेगा हमारा। तो कांग्रेस पार्टी ने सिवाय आतंकवाद को जोर देने के लिए, अराजक तत्वों को बढ़ाने के लिए, जिससे उनकी सत्ता चलती रहे, बिकॉज दे मेड इट इन माइंड कि हम डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी रखेंगे। अभी वो अंग्रेजों के ही पैटर्न पे चलते रहे। उपचुनाव में यहाँ तो कांग्रेस कहीं है ही नहीं, यहाँ तो मामला सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी बन गया है। अच्छा, बीजेपी आपकी पार्टी करहल आपकी विरासत वाली सीट थी, वहां से कम आपको मौका दिया जा सकता था, वहां से भी परिवार के ही सदस्य को नहीं, वहां मेरा भतीजा लड़ रहा है। भतीजा
अनुजेश यादव या तेज प्रताप? नहीं, तेज प्रताप वो यादव। दूसरे वाले जो हैं वो भी रिश्तेदार में वो आते होंगे? जीजा जी हैं। जीजा जी, उनके हाँ। प्रचार के लिए जाएंगी या नहीं? तो वो बहन होगी ना, तो ठीक है इधर। अब ससुराल में भी तो भैया निभाना पड़ेगा। वो विदा हो गई, तो भतीजा है इसलिए वहां मगर पर। बाकी सारी सीट्स पे हाँ। जहाँ पार्टी बोल रही है वहाँ हम लोग काम करेंगे। ठीक है, लेकिन करहल में प्रचार के लिए नहीं नहीं, जाएंगे? करहल में अभी बोला नहीं मुझसे प्रचार करने के लिए। पार्टी बोलेगी तो चली जाऊंगी। लेकिन वो खून जोर मारता है ना, नहीं, तो अपर्णा यादव अगर का भी खून पार्टी- यहाँ पर जोर मारा। पार्टी- समय इतना ही है अपर्णा जी, नहीं, बहुत पार्टी- शुक्रिया पार्टी ABP अगर न्यूज़ के कहेगी इस तो मंच पर जरूर आने के लिए। जाऊंगी। लेकिन धन्यवाद। कहा जाता है ना कि खून जोर मारता है, तो खून जोर जरूर मार रहा है यहाँ पर अपर्णा यादव का। करहल की जब बात होती है तो कह रही है भतीजा वहां पर चुनाव लड़ रहा है, तो वहां कैसे जा सकती है? और जीजा साथ ही भतीजा मैनपुरी दोनों में लड़ रहे हैं, वहां क्या कर जेठानी सकते हैं? चुनाव लड़ रही है, तो उनके सामने चुनाव मैदान में नहीं उतरूंगी। इन्हीं मूल्यों के साथ राजनीति में कितनी आगे तक अपर्णा यादव जा पाएंगी, आखिरकार अपर्णा की सियासत में यह अग्नि परीक्षा कितनी लंबी चलेगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया अपर्णा जी ABP न्यूज के इस मंच पर आने के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. ABP न्यूज आपको रखे आगे।